आज हम अपने लेसन का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक पदार्थों की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। मतलब जो हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण दी हुई है उसमें अभिकारक के जितने भी अणु भाग लेंगे उतनी ही उसकी आणविकता होगी। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। बच्चों, ये हुई अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा। अब हम देखते हैं जिन अभिक्रियाओं में क्रम से 1 अणु, 2 अणु, 3 अणु और 4 अणु अभिकारक के भाग लेते हैं उन्हें क्रम से एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया और चतुअणुक अभिक्रियाएं कहते हैं। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमको एक रिएक्शन दी हुई है, फर्स्ट N2O5 gives N2O4 प्लस 1/2। अब यहाँ पे एक बात देखो आप, यह एक अभिक्रिया है, इसमें अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है। अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? एक अणु भाग ले रहा है, तो यह अभिक्रिया हमारी एकाणुक अभिक्रिया हुई। अब इसकी थोड़ी हम कैसे लेंगे? उपरोक्त अभिक्रिया में केवल अभिकारक का एक अणु भाग ले रहा है। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक का केवल एक अणु भाग ले रहा है, अतः यह अभिक्रिया एकाणुक अभिक्रिया है। बच्चों, अब आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लोगे, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं हम। H2 प्लस I2 ये हमको देता है 2HI। अब इस अभिक्रिया में हम देखते हैं, इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन। इसमें अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो यह हमारी द्विअणुक अभिक्रिया हुई। अब इसकी थोड़ी हम कैसे लिखेंगे? उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया द्विअणुक अभिक्रिया है। हम नेक्स्ट देखते हैं, N2 प्लस 3H2 2NH3। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन के 1 मोल है और हाइड्रोजन के 3 मोल है। 1 और 3 4, मतलब इसमें अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं? अभिकारक के 4 अणु भाग ले रहे हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के 1 और हाइड्रोजन के 3, तो 3 और 1 4, तो इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक के अणु भाग ले रहे हैं? 4। तो यह अभिक्रिया कौन सी होगी? हमारी चतुअणु। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त अभिक्रिया में अभिकारक के 4 अणु भाग ले रहे हैं, अतः यह अभिक्रिया चतुअणुक अभिक्रिया है। ठीक है बच्चों, ये रही हमारी अभिक्रिया की आणविकता और एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और चतुअणुक अभिक्रिया की परिभाषा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अभिक्रिया की कोटि।
अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के फलस्वरूप सांद्रता में हुए परिवर्तन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मतलब हमारे पास कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उसकी सांद्रता में जो परिवर्तन होगा, फिर उसका जो सक्रिय द्रव्यमान होगा, उसकी घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। डेफिनेशन लिखोगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में सांद्रता में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट करोगे। अब हम देखते हैं, हमें एक रिएक्शन दी है, माना एक अभिक्रिया, माना एक अभिक्रिया एक अभिक्रिया दी हमको ए से कोई भी ये उत्पाद बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। इसकी अभिक्रिया की कोटि बतानी है कितनी है। अब इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो अभिक्रिया दर होती है dx/dt, अभिक्रिया दर समानुपाती है अभिकारक पदार्थ, कितनी अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक अणु भाग ले रहा है, तो अभिकारक पदार्थों की प्रथम घात के। इस समानुपाती को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाएंगे k, dx/dt बराबर k a⁻1। अब हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों का योग। अब यहाँ पे देखो, हमारा अभिकारक पदार्थ क्या था, ए का सक्रिय द्रव्यमान की घात कितनी है, 1। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि बराबर 1। तो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि कितनी आई, 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सपोज करो हमको एक रिएक्शन और दी हुई है, एक रिएक्शन दी है हमको M1A प्लस M2B, इससे हमको N1C प्लस N2D ये रिएक्शन दी हुई है। तो इसकी कोटि बतानी है हमको कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी। तो वही हम करेंगे, अभिक्रिया दर dx/dt प्रोपोर्शनल टू अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान, a की पावर m1 गुना b की पावर m2। तो यहाँ पे समानुपाती को हटाने के लिए कोई एक कांस्टेंट के, dx/dt बराबर के a की पावर m1 इंटू के b की पावर m2। अब हमने डेफिनेशन में क्या सीखा था, अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की घातों का योग। अब हमारे पास अभिकारक पदार्थ a और b है, इनके सक्रिय द्रव्यमान की घात m1 और b के सक्रिय द्रव्यमान की घात m2। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि बराबर अभिक्रिया की कोटि सक्रिय द्रव्यमानों की घातों का योगफल, a की घात m1 b की घात m2, इन दोनों का योगफल, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, m1 प्लस m2। ये हुई आपकी अभिक्रिया की कोटि। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। फर्स्ट आपका शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया
शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। आप नोट करोगे, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अब हम देखेंगे, माना एक अभिक्रिया एक अभिक्रिया हो रही है, ए से कुछ भी उत्पाद बना रहा है, ठीक है। ए से इसने कोई भी एक उत्पाद बनाया है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रारंभ में जब तक हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है, प्रारंभ में ए से कोई भी उत्पाद बना हुआ है, ए से कोई भी उत्पाद बना हुआ है, प्रारंभ में यानी जब हमने इस अभिक्रिया को करना शुरू नहीं किया, प्रारंभ में इस अभिक्रिया की जो सांद्रता है वो स्मॉल ए है और हमारा जो उत्पाद है वो बनना शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक हमने समीकरण स्टार्ट नहीं करी है। लेकिन कुछ समय पश्चात यानी t बराबर t सेकेंड पश्चात मानव पदार्थ के x मोल वियोजित होते हैं। मतलब हमारा पदार्थ कितना बना, x पदार्थ बना, वो x पदार्थ क्या में से बना, हमारे सांद्रता में से, इस अभिकारक में से ही तो उत्पाद बना है। तो अब इसकी फिनिश क्या होगा, हमारा a माइनस के x, हम प्रारंभिक सांद्रता में से जो हमारा पदार्थ बना उसको घटा देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है, माना पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a है तथा t सेकेंड पश्चात पदार्थ के x मोल वियोजित हो जाते हैं, तब शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर। अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, अभिक्रिया दर को हम dx/dt से प्रदर्शित करते हैं, dx/dt। हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों की शून्य कोटि की समानुपाती होती है। अब यहाँ पे मैंने क्या, अभिक्रिया दर समानुपाती क्या है, अभिकारक पदार्थ हमारा कितना था, a की कौन सी घात के, शून्य घात के समानुपाती है। अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों की शून्य घात के समानुपाती। डेफिनेशन आप यहां से भी लिख सकते हो, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थों की शून्य घात के समानुपाती होती है। देखो, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया दर dx/dt अभिक्रिया दर, वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया दर अभिकारक पदार्थ a था, a अभिकारक पदार्थों की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि अभिक्रियाएं कहलाती है। अब हम समानुपाती को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लेंगे k, dx/dt बराबर k a की पावर 0, जहां के शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a में परिवर्तन कितना आया हुआ है, a माइनस के x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx/dt बराबर के a माइनस के x की पावर 0, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dt की यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब किसी की पावर 0 होती है, जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो हम इसको क्या लिखेंगे, dx बराबर
k इंटू डी टी, डी एक्स बराबर k इंटू डी टी। चूंकि में लिख देंगे, चूंकि a माइनस एक्स की पावर 0 बराबर 1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों ओर का समाकलन करेंगे। दोनों ओर का समाकलन करने पर, दोनों ओर का समाकलन करने पर, जब हम समाकलन करेंगे तो हम क्या देखते हैं, समाकलन का ये चिन्ह होता है dx बराबर k, हमारा कांस्टेंट था तो कांस्टेंट को हमने बाहर ले इनटू k dt। अब हम यहाँ पे एक चीज देखेंगे कि ना तो इसके सामने कोई टर्म्स है और ना इसके सामने कोई टर्म्स है, कि हम समाकलन करें तो हम जिसके रेस्पेक्ट में समाकलन करते हैं उसकी वैल्यू वही आती है। जैसे हम x के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो कितना आएगा x, t के रेस्पेक्ट में समाकलन करेंगे तो कितना आएगा t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर k इंटू टी प्लस के आई, जहां आई समाकलन नियतांक है, जहां आई समाकलन नियतांक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1। लेकिन हमने एक चीज देखी, जब x बराबर 0, यानी जब x नहीं बना था, जब x बराबर कितना था 0, तब हमारा t भी तो शुरू नहीं हुआ था, समय भी स्टार्ट नहीं होता, तो t भी कितना था 0। अब हम लिखेंगे जब x बराबर 0 तब t बराबर भी कितना था 0। तो समीकरण 1 में x की और t की वैल्यू रख देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 में x व t का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे x का मान 0 बराबर k गुना 0 प्लस के i। तो i का मान कितना आ गया यहाँ से 0, तो i का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से i का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर kt प्लस के 0, और यहाँ पे x बराबर kt, तो हमको कांस्टेंट k था, k की वैल्यू निकालनी थी, तो k बराबर x बाई t। यही हमको प्रूव करना था कि शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलन रूप क्या होता है। आपको एग्जाम में पूछेगा शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका समाकलन रूप ज्ञात कीजिए। तो डेफिनेशन आपको पता है, उसके बाद ये मैंने पूरा का पूरा समाकलन रूप आपको करके दिखाया। अब एक डेफिनेशन है आपकी अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा शेष रह जाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। ठीक है, जब देखते हैं हम, जब समय कितना था t, हमारा कितना हो जाएगा t 1/2, यानी समय भी हमारा आधा होगा। तो हमारा पदार्थ क्या था x कितना हुआ, प्रारंभिक सांद्रता मैंने आपको बताई थी कितनी ली थी a, तो a का भी आधा हो जाएगा a/2। तो अब हम शून्य कोटि का अभिक्रिया का हमने अभी फार्मूला निकाला k बराबर x/t। तो शून्य कोटि के अभिक्रिया में हम ये वैल्यू रख देंगे, तो k बराबर x कितना है हमारा a/2 और t कितना है t 1/2, t 1/2। हमें समय निकालना, अर्धायुकाल निकाल देना, तो समय इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, t हाफ बराबर t 1/2 बराबर a/2 के। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां 2 व k नियतांक है, जहां 2 व k नियतांक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका t हाफ प्रोपोर्शनल टू a। ये हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायुकाल हुआ। आशा करता हूं आप सबकी समझ में आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आया है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके दोबारा से समझ सकते हैं। थैंक यू।